अब स्टूडेंट्स देखेंगे संक्रमण तत्वों की आयन एंथैल्पी, जिसको हम विभिन्न पॉइंट्स के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। तो आयन एंथैल्पी स्टूडेंट समझ में आया होगा कि किसी परमाणु विलगित गैसीय परमाणु है, उसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायरमेंट या आवश्यक एनर्जी होगी, वो आयन एंथैल्पी कहलाती है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि संक्रमण तत्व, इन्हें हम डी ब्लॉक तत्व कहते हैं, इनकी आयन एंथैल्पी का जो मान होता है वो एस ब्लॉक के तत्वों से कुछ अधिक होता है, उच्च होता है, जबकि पी ब्लॉक के तत्वों से कम होता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, यदि हम एस ब्लॉक से, एस ब्लॉक बीच में आता है डी ब्लॉक, बी ब्लॉक और लास्ट में आता है पी ब्लॉक, तीन ब्लॉक होते हैं आवर्त सारणी में मुख्य रूप से। अब एस ब्लॉक के तत्वों की जो है परमाणु त्रिज्या क्या होगी? बड़ी होगी। परमाणु त्रिज्या अगर देखें, सभी परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडाई सभी ब्लॉक के तत्वों की देखें तो सबसे उच्च होती है, क्योंकि नाभिक आकर्षण सबसे कम होगा। फिर क्या होता है? डी ब्लॉक कम हो जाएगी, परमाणु त्रिज्या कम होगी और यहाँ पर सबसे कम होगी। अब परमाणु त्रिज्या अगर घटेगी तो परमाणु त्रिज्या घटने का मतलब है कि नाभिक का आकर्षण बढ़ जाएगा। एटॉमिक रेडाई ऑफ डी ब्लॉक अगर है, डी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक, एटॉमिक रेडाई ऑफ एस ब्लॉक है, और एटॉमिक रेडाई ऑफ पी ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक के तत्वों की एटॉमिक रेडाई ज़्यादा होगी, परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होगी, फिर इनसे छोटी पी ब्लॉक की होगी, और इनसे छोटी सबसे बड़ी एस ब्लॉक की, उनसे छोटी डी ब्लॉक की, और सबसे छोटी होगी किसकी? पी ब्लॉक के तत्वों की होगी। अब परमाणु त्रिज्या जो होती है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश के विपरीत होती है। परमाणु त्रिज्या घटेगी तो नाभिक का आकर्षण क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ता जाएगा। जैसे एक नाभिक है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और ये त्रिज्या है। अगर इस त्रिज्या को और कम कर दिया जाए, त्रिज्या को और भी कम कर दिया जाए तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन पास में आ जाएंगे। जब नाभिक से इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे तो आकर्षण क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब आकर्षण बढ़ेगा तो आकर्षण बढ़ने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होगी और भी अधिक हो जाएगी। अभी पीछे पढ़ के आए हम लोग। तो यहाँ पर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है जेड इफेक्टिव सबसे कम होगा किसके लिए? एस ब्लॉक के लिए सबसे कम, ठीक है। जेड इफेक्टिव डी एस ब्लॉक से अधिक, जेड इफेक्टिव एस ब्लॉक से अधिक होगा। और यहाँ पी ब्लॉक में क्या होगा? जेड इफेक्टिव का जो मान होगा वो एस हुआ पी ब्लॉक से अधिक होगा, मतलब सबसे अधिक होगा, क्योंकि परमाणु त्रिज्या सबसे कम है। परमाणु त्रिज्या सबसे कम तो प्रभावी नाभिकीय आवेश सबसे अधिक होगा, और एस और डी दोनों से भी अधिक होगा। यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर आयन एंथैल्पी जो होगी सबसे अधिक होगी जो है। तो ये इसका कारण लिखा है, क्योंकि संक्रमण तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या है वो एस ब्लॉक से क्या है? कम है, एस ब्लॉक से कम है। वह पी ब्लॉक से क्या है? उच्च है, पी ब्लॉक से उच्च है। ये एस ब्लॉक की है, ये डी ब्लॉक की है, ये पी ब्लॉक की है। ये सबसे उच्च है, ये कम है, और ये सबसे कम है। सबसे कम मतलब है कि इसका जो मान होगा वो परमाणु त्रिज्या जो होगी पी ब्लॉक की वो डी ब्लॉक से छोटी होगी, या कह सकते हैं डी ब्लॉक की परमाणु त्रिज्या पी ब्लॉक से बड़ी होगी, ठीक है। तो यही लिखा गया है, क्योंकि एस संक्रमण तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या है वो एस ब्लॉक के तत्वों से कम होगी और पी ब्लॉक के तत्वों से बड़ी होगी। पी ब्लॉक के तत्वों से बड़ी होगी, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश, अब देखिए प्रभावी नाभिकीय आवेश कैसे काम करेगा। यहाँ पर परमाणु त्रिज्या एस ब्लॉक से कम है, प्रभावी नाभिकीय आवेश एस ब्लॉक से अधिक होगा, एस ब्लॉक से अधिक होगा। अब यहाँ पर जो पी ब्लॉक से क्या है? उच्च है, तो पी ब्लॉक से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जहाँ पर परमाणु त्रिज्या घटेगी वहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आयन एंथैल्पी क्या बढ़ेगी? हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो नाभिकीय आवेश क्या है? एस ब्लॉक से अधिक है,
नाभिकीय आवेश s ब्लॉक से अधिक है, इसलिए आयरन एंथैल्पी का मान s ब्लॉक से अधिक है, जबकि नाभिकीय आवेश p ब्लॉक से कम है, p ब्लॉक से क्या है, कम है, इसलिए आयरन एंथैल्पी भी p ब्लॉक से कम है। तो ये पॉइंट से इसका कारण है, ठीक है। अब इसके आधार पर क्वेश्चन बन सकते हैं, ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्या कारण है कि संक्रमण तत्वों की आयरन एंथैल्पी का मान s ब्लॉक के तत्वों से उच्च व p ब्लॉक के तत्वों से कम होता है? तो इसका आंसर यही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, क्या कारण है कि संक्रमण तत्वों की आयरन एंथैल्पी बहुत उच्च तथा s व p ब्लॉक के बीच की होती है? तो उसका भी आंसर ही होगा कि बहुत उच्च इसलिए है क्योंकि जो है नाभिकीय आवेश ज़्यादा होता है और s व p ब्लॉक के बीच की है, क्योंकि s ब्लॉक से अधिक होता है नाभिकीय आवेश और p ब्लॉक से कम होता है। तो दोनों के आंसर लगभग सेम रहेंगे। तो स्टूडेंट्स को नोट कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं। स्टूडेंट्स, संक्रमण तत्वों की आयरन एंथैल्पी के फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि जो संक्रमण तत्वों की आयरन एंथैल्पी जो है वो s ब्लॉक के तत्वों से उच्च होती है, जबकि इसका मान p ब्लॉक से तत्वों से कम होता है। तो उसका कारण हमने पढ़ा क्योंकि इनके जो परमाणु त्रिज्याएँ हैं वो s ब्लॉक से छोटी हैं, वो p ब्लॉक से बड़ी होती हैं। अब इसका सेकंड पॉइंट है कि किसी दी गई संक्रमण श्रेणी, मतलब 3D श्रेणी, 4D श्रेणी या 5D श्रेणी, जो श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों में अगर हम प्रथम आयरन एंथैल्पी निकालें, फर्स्ट आयरन एंथैल्पी का मान परमाणु क्रमांक जैसे से बढ़ता है तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ आयरन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। किसी दी गई संक्रमण श्रेणी में प्रथम आयरन एंथैल्पी का मान परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन यह नियमित नहीं होता है। कहने का मतलब देखा यह गया है कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम और क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, इन तत्वों तक इसका मान बढ़ता है, आयरन तक बढ़ता है। आयरन के बाद कोबाल्ट और निकिल, ये क्या होंगे, कोबाल्ट और निकिल क्या होगा, ये घटता है। कोबाल्ट और निकिल तक क्या होगा, घटेगा। और इसके बाद फिर से कॉपर और जिंक के लिए बढ़ता है। तो देखा गया यहाँ पर ये मान क्या हो रहा है, वृद्धि होती है, ये मान बढ़ता है, प्रथम आयरन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, फिर यहाँ पर घटता है और लास्ट में फिर बढ़ता है। तो इसका कारण क्या है, देखिए जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो प्रवेश करता है वो बाह्य कोश में प्रवेश ना कर n-1d उपकोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। जैसे बात करते हैं स्कैंडियम 21 की, तो इसमें मान लिया ये 21 प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या जो है 21 है, और यहाँ पर 4 कोष होंगे, इस प्रकार से 4 कोष होंगे, इस प्रकार से कोषों की संख्या 4 होगी। अब के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। एस कोष में, बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब स्कैंडियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रवेश करेगा 3D उपकोष में। जब 3D उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, ठीक है, तो इस पर नाभिक का आकर्षण लगेगा ज़्यादा, नाभिक का प्रबल आकर्षण लगेगा, क्योंकि 3D की नाभिक से दूरी कम होती है। तो नाभिक का आकर्षण ज़्यादा होने के कारण त्रिज्या छोटी हो जाएगी, और त्रिज्या छोटी होने के कारण बाहरी कोष 4s से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिससे आयरन एंथैल्पी का मान प्रारंभ में बढ़ेगा। लिखा है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने से आयरन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। अब स्कैंडियम से टाइटेनियम करेंगे तो यहाँ 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन 22 होंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा डी में, तो नाभिक का प्रोटॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़े, 1 प्रोटॉन बढ़ा तो नाभिक में 1 प्रोटॉन बढ़ गया, जिससे नाभिक का आकर्षण और बढ़ेगा। नाभिक का आकर्षण बढ़ने से क्या होगा, आयरन एंथैल्पी का मान स्कैंडियम से टाइटेनियम का ज़्यादा होगा। फिर
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3d1 था, यहाँ पर 3d2 था, यहाँ पर 3d3 हुआ, 3 हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया 3d उपकोष में, जिससे और भी नाभिक का आकर्षण बढ़ा, जिससे वैनेडियम की परमाणु त्रिज्या और भी छोटी हो गई, जिससे नाभिक का आकर्षण बढ़ने से आयरन एंथैल्पी का मान वैनेडियम के लिए भी बढ़ेगा। क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन तक इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। ठीक है, लिखा है कि प्रारंभ में बढ़ता है। फिर आगे लिखा हुआ है लेकिन n-1d उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने पर यह नाभिक से संयोजी इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर देता है। अब क्या होगा, बताया गया है कि जब जो है 3d6 के ऊपर जाएंगे, ये d5 होगा, d5 यहाँ भी होगा, ये d6 होगा, ये d7 होगा, ये d8 होगा और ये d10 एंड ये d10। तो क्या होता है कि जब हम पहुँचेंगे आयरन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, युग्मित होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन को, पहला इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षण के कारण यहाँ आयरन एंथैल्पी कुछ जो होगी कम हो जाएगी, और जैसे ही कोबाल्ट में पहुँचेंगे तो यहाँ पर 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 जोड़े हो जाएंगे युग्मित। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, और यहाँ पर क्या होगा, जब डी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे तो बाहर भी कोष के इलेक्ट्रॉनों को ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करने लगेंगे। ये 3d उपकोष के इलेक्ट्रॉन 4s के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे यहाँ पर ये लगा देंगे आवरणीय प्रभाव। आवरणीय प्रभाव में क्या होता है कि जो 3d उपकोष के इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहरी 4s के इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर धक्का देंगे, प्रतिकर्षण लगाएंगे, और नाभिक उन इलेक्ट्रॉनों को अंदर की ओर खींच रहा होगा। तो 2 विपरीत बल लगेंगे। एक तो लगेगा आवरणीय प्रभाव शील्डिंग इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेगा, बाहर की ओर क्या करेगा, प्रतिकर्षित करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर धक्का देता है, बाहर की ओर पुश करेगा, बाहर निकल जाए इलेक्ट्रॉन, आसानी से प्रतिकर्षित करता है। और हम लोग जानते हैं कि नाभिकीय आकर्षण क्या करेगा, नाभिकीय आकर्षण इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। तो नाभिक का आकर्षण जो होगा वो इलेक्ट्रॉन अपनी की ओर खींच रहा होगा। तो 2 विपरीत बल हो गए। तो जब 2 विपरीत बल कार्य करते हैं तो उस स्थिति में वहाँ पर जो परिणामी बल होगा वो क्या होगा, कम होगा। एक तो लगेगा नाभिक की ओर, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, और एक लगेगा शील्डिंग प्रभाव के कारण प्रतिकर्षण बल, जो होगा नाभिकीय बल के विपरीत होगा। ये बल लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन के बीच, ये बल लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन के बीच। इस प्रतिकर्षण बल के कारण जो इन दोनों का परिणामी बल होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित हो रहे होंगे, उस परिणामी बल का मान कम हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले से कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए कोबाल्ट और निकिल, इनकी आयरन एंथैल्पी के जो मान होंगे वो कम हो जाते हैं। तो वही लिखा हुआ यहाँ पर है कि लेकिन n-1d उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने पर यह नाभिक से संयोजी इलेक्ट्रॉन को आवृत करता है। आवृत करने का मतलब है कि जब डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे तो जो बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन है, ये डी उपकोष के इलेक्ट्रॉन बाहरी 4s के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे आवरणीय प्रभाव उत्पन्न होगा। ये प्रभाव जो होता है नाभिकीय आवेश के विपरीत कार्य करेगा, या नाभिकीय आकर्षण के विपरीत कार्य करता है, जिससे आयरन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा, अपेक्षाकृत कम हो जाता है। और कम होने से क्या हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा। अनियमित का मतलब ये है कि बढ़ना चाहिए लगातार, स्कैंडियम से जिंक तक लगातार बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या होगा, स्कैंडियम से आयरन तक बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर आवरणीय प्रभाव प्रभावी हो जाता है, जिससे नेट आकर्षण बल कम हो जाएगा कोबाल्ट और निकिल के लिए, जिससे कोबाल्ट और निकिल की प्रथम आयरन एंथैल्पी के मान कम हो जाएंगे। लेकिन फिर से कॉपर और जिंक के लिए इनके मान बढ़ जाएंगे। कॉपर और जिंक की आयरन एंथैल्पी पुनः बढ़ेगी, कॉपर और जिंक की आयरन एंथैल्पी पुनः बढ़ती है। उसका कारण क्या होगा, क्योंकि कॉपर का जो n-1d उपकोष जो होता है पूर्ण रूप से भरा होता है, d10 हो जाता है, और जिंक का जो है 3d और 4s दोनों ही भर जाते हैं, यहाँ d10 हो जाता है और 3d10 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा। तो बायो उपकोष पूर्ण रूप से भर जाते हैं, इसलिए ये अत्यधिक स्थायी होंगे। अत्यधिक स्थायी कोषों के लिए हमने बताया था एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारकों में
जो अर्धपूर्ण या पूर्ण कोष होंगे वो अत्यधिक स्थायी होंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए इनके जिंक की आयन एंथैल्पी का मान उच्च हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि क्या कारण है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी की प्रथम आयन एंथैल्पी बहुत उच्च होती है। तो उसका कारण यही होता है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, को बोला वो शॉर्टकट बताया था, जिंक जिंद कैद में है। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखेंगे तो D10 आएगा और S2 आएगा। तो इन तत्वों के, इन सभी तीनों तत्वों के बाह्य कोष, डी उपकोष और NS उपकोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं और ये अत्यधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण इनका नाभिकीय आकर्षण बहुत प्रबल होगा, जिससे आयन एंथैल्पी का मान बहुत उच्च होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन अध्ययन किए हैं। एक तो क्वेश्चन यहाँ से बन के आएगा कि क्या कारण है कि किसी दी हुई संक्रमण श्रेणी में प्रथम आयन एंथैल्पी का मान परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नियमित नहीं होता है, क्यों? इसी में क्यों लग जाएगा, पॉइंट है, क्यों के रूप में हो जाएगा, इसका एक कारण दे सकते हैं आप लोग। दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा, क्या कारण है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी की प्रथम आयन एंथैल्पी उच्च होती है। तो इसका ये आंसर लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं। इसका स्टूडेंट्स अभी हम लोग आयन एंथैल्पी का दूसरा पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें बताया गया था कि जो किसी भी श्रेणी में आयन एंथैल्पी का मान जो है वो नियमित रूप से नहीं बढ़ता है। अब उसी के आगे बताया गया है कि इसी प्रकार से जो E2 का मतलब है, I का मतलब होता है आयन एंथैल्पी, 2 मतलब है द्वितीय आयन एंथैल्पी। किसी भी श्रेणी के लिए द्वितीय व तृतीय आयन एंथैल्पी के मान जो होते हैं रेगुलरली बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इनके मान कुछ जो होते हैं कुछ स्थानों पर अनियमित हो जाते हैं, मतलब रेगुलरली नहीं बढ़ते हैं। इनके मान कहीं ना कहीं पर जो होंगे अनियमित हो जाते हैं। उसका कारण होता है कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाना। जैसे यहाँ पर बताया गया अगला पॉइंट इसी संबंधित है कि Cr से Mn की आयन एंथैल्पी कम, Cr से Mn की द्वितीय आयन एंथैल्पी कम होती है, Cr से Mn की द्वितीय आयन एंथैल्पी कम होती है तथा Cu से Zn की द्वितीय आयन एंथैल्पी कम होती है। तो उसका कारण हम लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे इस प्रकार से। देखिए Cr24 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखेंगे हम तो आर्गन 18 आएगा और 4s1 3d5 होता है। तो यहाँ पर D में 5 इलेक्ट्रॉन है, D में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसके बाहर कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, Cr+ हो गया। तो जब Cr+ बनेगा तो ये हो जाएगा आर्गन 18 और 3d5 होने का मतलब ये अब क्या हो गया, ये अर्धपूर्ण हो गया। जब ये अर्धपूर्ण हो गया, D5 अर्धपूर्ण होने पर ये अत्यधिक स्थायी हो जाता है, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, अर्धपूर्ण हो गया। और अर्धपूर्ण होने पर क्या हो गया, अत्यधिक स्थायी हो गया। और सभी लोग जानते हैं अर्धपूर्ण या पूर्ण भरा हुआ कोष है तो अत्यधिक स्थायी होने पर उसके आयन एंथैल्पी का मान बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या कठिन हो जाता है। अब हम Mn की बात करते हैं। Mn 25 होता है, जो कि दिखाएगा आर्गन 18 4s2 और 3d5। जब इससे हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Mn+ आएगा। Mn+ कैसे लिखेंगे, आर्गन 18 एंड 3d5 4s1 हो गया। तो यहाँ पर S में एक इलेक्ट्रॉन है और D में यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। तो दोनों की अगर हम बाह्य कोष की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर S में भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या हो गया, D5 हो गया। D5 अर्धपूर्ण है, D5 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 4s में एक इलेक्ट्रॉन है जो अगले कोष में आएगा, ठीक है, इसलिए इसकी परमाणु त्रिज्या ज़्यादा होगी। Mn+ की परमाणु त्रिज्या Cr+ से क्या होगी, अधिक होगी। अब जब त्रिज्या अधिक होगी तो नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा, जिससे आयन एंथैल्पी का मान कम हो जाएगा। तो Cr से Mn का आयन एंथैल्पी जो होती है, Cr+ से Mn+ की आयन एंथैल्पी कम हो जाती है। Cr+ क्या होगा, अर्धपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं Cu और Zn के लिए। Cu 29 अगर लिखेंगे हम, क्या आएगा, आर्गन 18 4s1 3d10 आता है। अगर हम Cu+ लिखेंगे तो Cu+ का मतलब है आर्गन 18 हो गया, आर्गन 18 और 3d10। 3d10 का मतलब पूर्ण रूप से भरा हुआ डी उपकोष हो गया, और पूर्ण रूप से भरा हुआ डी उपकोष अत्यधिक स्थायी होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही कठिन होता है। और इलेक्ट्रॉन निकालना जब कठिन होगा तो आयन एंथैल्पी बहुत ही
उच्च होगी। Cu+ से Cu अगर +2+ बनाना है तो हमें बहुत ही अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब है कि हम एक मतलब पूर्ण भरे हुए कोष से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो पूर्ण भरा हुआ कोष अत्यधिक स्थायी होता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही जटिल कार्य होता है। इसलिए द्वितीय आयन एंथैल्पी जो होगी Cu2+ की उच्च हो जाएगी। अगर हम बात करें Zn की, Zn30 की, तो यहाँ पर क्या होगा, आर्गन 18 होगा और 3D10 होगा, 4s2 होगा। अभी क्या है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है, डी कोष भरा हुआ है, S कोष भरा हुआ है, तो मतलब जंग का D10 है, 4s है, इसलिए प्रथम आयन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, मतलब इसकी प्रथम आयन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। अब एक इलेक्ट्रॉन जब निकल गया है तो ये हो गया आर्गन 18 हो गया और 3D10 हो गया, 4s1 हो गया। अब S में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब हम इसको Zn2+ बनाएंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, D10 आएगा। जब D10 आएगा तो D10 आने का मतलब है ये D पूर्ण रूप से भरा हुआ होगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखा गया है कि जब हम क्या करेंगे कि Cu+ से Cu2+ बनाएंगे तो यहाँ पर जो द्वितीय आयन एंथैल्पी है, और यहाँ पर Zn+ से Zn2+ बनाएंगे तो यहाँ भी द्वितीय आयन एंथैल्पी है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि अत्यधिक स्थायी कोष या पूर्ण भरे हुए कोष से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है। जबकि Zn+ से Zn2+ बना रहे हैं तो हम 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, D10 से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, 4s से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। मतलब 4s से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये अत्यधिक स्थायी कोष प्राप्त होगा, मतलब 4s से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अत्यधिक स्थायी कोष प्राप्त होगा। तो इसलिए इसकी द्वितीय आयन एंथैल्पी कम हो जाएगी, Zn+ की Zn2+ बनने के लिए द्वितीय आयन एंथैल्पी कम हो जाएगी, जबकि Cu+ से Cu2+ बनने की आयन एंथैल्पी क्या होगी, उच्च हो जाएगी। तो यही बताया गया यहाँ पर है कि Cr से Mn की आयन एंथैल्पी का मान कम हो जाता है। Cr से Mn का आयन एंथैल्पी इसीलिए कम हो जाती है कि Cr जो होता है अर्धपूर्ण होता है, अर्धपूर्ण अत्यधिक स्थायी होगा। जबकि Mn+ क्या है, Mn+ में क्या है कि यहाँ पर S से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर द्वितीय इलेक्ट्रॉन Mn से Mn2+ बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, द्वितीय इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो द्वितीय इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब है आर्गन 18 आएगा और 3D5, मतलब जो है ये स्थायी कोष प्राप्त करेगा 3D5। तो जब इस कोई अस्थायी से स्थायी आता है तो उसकी आयन एंथैल्पी जो होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर इसीलिए Cr+ से Mn+ की आयन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यही लिखा हुआ है यहाँ पर जो है। इसके बाद बताया गया है कि Cu+ लिखा हुआ है, Cu से Zn की द्वितीय आयन एंथैल्पी का मान कम होता है। तो देखिए यहाँ पर Cu+ है और यहाँ पर क्या है, Cu+ जब होगा तो पूर्ण रूप से भरा हुआ कोष है। जैसे Cr+ पूर्ण रूप से भरा अर्धपूर्ण कोष था, वैसे ही Cu+ क्या है, पूर्ण रूप से भरा कोष है। और अर्धपूर्ण या पूर्ण रूप से भरे हुए कोष से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही कठिन होता है, और कठिन होने के कारण दोनों की आयन एंथैल्पी क्या होगी, उच्च हो जाएगी, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि Cr व Cu से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, देखो Cr से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो Cr+ बना, और जब Cu से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बना, Cu+ बना। अब Cr+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D5 आएगा और Cu+ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D10 आएगा। अब दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, अत्यधिक स्थायी है। ये क्या है, अत्यधिक स्थायी, क्योंकि अर्धपूर्ण है, ये पूर्ण है। अत्यधिक स्थायी होने के कारण इनसे द्वितीय इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। मतलब अगर हम Cr2+ बनाएं तो हम कह सकते हैं कि स्थायी अर्धपूर्ण कोष से या स्थायी पूर्ण कोष से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो एक जटिल कार्य है, यह कठिन होता है। इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, कठिन होता है, जिससे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए Cr व Cu की द्वितीय आयन एंथैल्पी बहुत उच्च होती है। तो इससे हम क्वेश्चन बनाएंगे कि क्या कारण है कि Cr से Mn की द्वितीय आयन एंथैल्पी व Cu से Zn की आयन एंथैल्पी का मान कम होता है। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि क्या कारण है कि Cr 3D सीरीज में या प्रथम संक्रमण श्रेणी में Cr व Cu की द्वितीय आयन एंथैल्पी का मान बहुत उच्च होता है। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट समझ लें और लिख लें कि क्या कारण है कि Cr व Cu की द्वितीय आयन एंथैल्पी का मान बहुत उच्च होता है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा, क्या कारण है कि Cr से Mn की द्वितीय आयन एंथैल्पी कम होती है, Cr से Mn की द्वितीय आयन एंथैल्पी कम होती है, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, क्या कारण है Cu से
जड़न की द्वितीय एंथैल्पी कम होती है। तो यहाँ पर एंथैल्पी कम हो रही है, उसका रीज़न यही है कि वो जो है जिसकी एंथैल्पी ज़्यादा है जिस आयन की, उसका मतलब वो अर्धपूर्ण होगा या पूर्ण भरा कोष होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना अधिक कठिन होगा। इसलिए Cr व Cu की एंथैल्पी उच्च होंगी, जबकि Mn व Zn की कम होंगी। इसलिए क्योंकि Mn जो होंगे वो जब उन दोनों से द्वितीय इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, Mn से द्वितीय इलेक्ट्रॉन निकलेगा और Zn से जब द्वितीय इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये स्थायी अवस्था में प्राप्त होंगे, और जब स्थायी अवस्था में प्राप्त होंगे तो स्थायी अवस्था में प्राप्त करने के लिए इनकी एंथैल्पी कम हो जाती है। तो ये कारण है, लिख लें, इससे संबंधित क्वेश्चन स्टूडेंट समझ लें। अगला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, क्या कारण है कि Cr व Cu की द्वितीय एंथैल्पी का मान उच्च होता है। तो उसका भी आंसर ये है कि Cr व Cu की द्वितीय एंथैल्पी उच्च इसीलिए होती है कि क्योंकि इनका जो है Cr प्लस व Cu प्लस दोनों के D5 और D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, जिनसे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है, इसलिए इनकी एंथैल्पी उच्च होती है, जो यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है इससे संबंधित, क्या कारण है कि Mn प्लस की आयन एंथैल्पी Cr प्लस से कम होती है। हमने बताया अभी कि Mn प्लस की जो आयन एंथैल्पी है वो Cr प्लस से कम हो जाएगी। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर आयन एंथैल्पी जो होती है वो Cr प्लस की ज़्यादा है और Mn प्लस की कम है। तो उसका भी आंसर हमने बताया, फिर से वही समझ लें कि Cr प्लस क्या है, एक अर्धपूर्ण है। Mn क्या है, अभी अर्धपूर्ण तो है लेकिन 4s है। तो 4s जब द्वितीय इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3d5 से नहीं निकलेगा, यहाँ कहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, 4s से निकलेगा। जबकि Cr प्लस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 3d5 कैसा है, अर्धपूर्ण है। अर्धपूर्ण होने के कारण अत्यधिक स्थायी होने के कारण Cr प्लस की आयन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, वो उच्च हो जाएगी। ठीक है, क्या कारण है कि Mn प्लस की आयन एंथैल्पी Cr प्लस से कम हो जाएगी। Cr प्लस की उच्च होगी तो Mn प्लस की कम हो जाएगी। तो इसके संबंधित स्टूडेंट्स क्वेश्चन लिख लें। और इसका ट्रेंड्स देखेंगे अगर हम, तो द्वितीय आयन एंथैल्पी का जो ट्रेंड्स होगा वो किस प्रकार से होगा स्टूडेंट, देखते हैं। द्वितीय आयन एंथैल्पी के ट्रेंड्स बनेगा स्कैंडियम से लेकर Cr तक, स्कैंडियम से लेकर Cr तक आयन एंथैल्पी जो होती है, द्वितीय आयन एंथैल्पी बढ़ती है। एरो ऊपर की ओर है, इसका मतलब बढ़ती है, द्वितीय आयन एंथैल्पी बढ़ती है। फिर Cr से Mn द्वितीय आयन एंथैल्पी घटेगी। ठीक है, और Mn से आगे जाएंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग, कॉपर तक, फिर से बढ़ेगी। द्वितीय आयन एंथैल्पी पुनः बढ़ती है Mn से आगे। Cr से स्कैंडियम Cr बढ़ेगी, Mn घटेगी, Mn के आगे क्या आएगा, Fe से Cu तक बढ़ेगी। इसके बाद पुनः Zn की कम हो जाएगी। तो इसका ट्रेंड्स है, ये नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आयन एंथैल्पी का अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5, कि तृतीय आयन एंथैल्पी का मान द्वितीय आयन एंथैल्पी से बहुत उच्च या दोगुना होता है। तो देखिए इसका कारण क्या होगा, आसानी से समझ सकते हैं। कोई भी तत्व ले लें, मान लिया टाइटेनियम 22 है। अब टाइटेनियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन 18 4s2 3d2 होगा। अगर हम टाइटेनियम प्लस ले जाएं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा आर्गन 18 3d2 4s1 होगा। अगर हम टाइटेनियम 2 प्लस ले जाएं तो 2 प्लस होने का मतलब है कि आर्गन 18 3d2 हो गया। अब s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो जब s के दोनों इलेक्ट्रॉन जब निकल गए तो यहाँ पर बचेगा बाहरी कोष कौन सा हो गया, d हो गया। तो एक कोष कम होने का मतलब प्रभावी नाभ की आवेश क्या होगा, एकदम से बहुत तेज़ी से जंप कर जाए, बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो कह सकते हैं बाह्यतम ns कोष से जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि जितने डी ब्लॉक तत्व होते हैं उनका बाह्यतम कोष जो होता है ns होता है, इलेक्ट्रॉन जाता है n-1d में। तो बाह्यतम ns कोष से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो परमाणु त्रिज्या, एक कोष कम होने से परमाणु त्रिज्या छोटी हो जाएगी, क्योंकि नाभिक आवेश बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन तो निकलेंगे नहीं, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 2 कम होने से एक कोष कम हो गया।
तो प्रभावी नाप की आवेश, जेड इफेक्टिव मतलब प्रभावी नाप की आवेश बहुत ही उच्च हो जाएगा, जिससे तृतीय आयन एंथैल्पी का मान द्वितीय आयन एंथैल्पी से बहुत उच्च हो जाता है। ये इसका कारण लिखा हुआ है। अगला पॉइंट ये है कि निकेल, कॉपर और जिंक अधिकतम +2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, क्योंकि तृतीय आयन एंथैल्पी का मान द्वितीय आयन एंथैल्पी से बहुत उच्च होता है, इसलिए इनसे तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जा सकता। कहने का मतलब Ni से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये बनेगा Ni2+। Ni से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो Ni2+ बनेगा। कॉपर से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कॉपर Cu2+ बनेगा, और Zn से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये Zn2+ बनेगा। ठीक है। अब इस अवस्था में इन तत्वों के नाभ की आवेश, प्रभावी नाभ की आवेश इतना बढ़ जाता है कि इनकी तृतीय आयन एंथैल्पी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो है तृतीय इलेक्ट्रॉन निकलना इनसे बहुत ही कठिन हो जाता है, आसानी से नहीं निकलता है। ठीक है। इसलिए ये जो है मुख्यतः +2 ऑक्सीकरण अवस्था ही दिखाते हैं। इसमें से Zn तो कभी दिखाई नहीं सकता, Cu भी नहीं दिखा सकता, ये +4 तक भी आता है जो है। ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के रूप में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है क्या कारण है कि Cu, Zn, Ni, Cu और Zn अधिकतम +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्यों? तो आंसर लिख देंगे क्योंकि जब Ni, Cu और Zn के बाह्यतम NS कोश से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो तृतीय आयन एंथैल्पी का मान द्वितीय आयन एंथैल्पी से बहुत उच्च हो जाता है, क्योंकि प्रभावी नाप की आवेश बढ़ने से तृतीय इलेक्ट्रॉन का निकलना कठिन हो जाता है, इसलिए केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करते हैं। तो ये पॉइंट भी है और इससे क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या कारण है कि Mn की तृतीय आयन एंथैल्पी बहुत उच्च होती है? क्या कारण है कि Fe की तृतीय आयन एंथैल्पी का मान द्वितीय आयन एंथैल्पी से कम होता है? अब देखो यहाँ पर एक ट्रेंड्स मिला हमें कि Mn की कह रहा है कि उच्च है, जबकि Fe की तृतीय आयन एंथैल्पी कम है। ठीक है। फिर आगे कह रहा है क्या कारण है कि Mn की तृतीय आयन एंथैल्पी उच्च जबकि Fe की तृतीय आयन एंथैल्पी कम होती है। तो इसको हम पहले ट्रेंड्स समझते हैं कि तृतीय आयन एंथैल्पी के ट्रेंड्स क्या होगा, उसके आधार पर हम लोग जो है इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका ट्रेंड्स स्टूडेंट्स क्या होगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज तक जो तृतीय आयन एंथैल्पी होगी तृतीय आयन एंथैल्पी, इसका मान लगातार बढ़ता जाएगा। तृतीय आयन एंथैल्पी का मान लगातार बढ़ेगा। लेकिन अब कह रहा है कि Fe की कम है, तो Mn के आगे क्या आएगा, Fe की घट जाएगी। तृतीय आयन एंथैल्पी Fe की कम हो जाएगी। ठीक है। और Fe के बाद फिर से लगातार जिंक तक बढ़ती जाएगी, लगातार जिंक तक बढ़ेगी। तो स्कैंडियम से Mn तक बढ़ेगी, Mn की हाईएस्ट होगी, फिर Mn से Fe की घट जाएगी, इसका कारण अभी समझेंगे, और फिर Fe से Zn तक लगातार बढ़ती जाएगी। तो हम देखते हैं पहले Mn25 होता है आर्गन 18 4s2 3d5। Mn2+ होगा अगर तो आर्गन 18 3d5। d5 का मतलब है कि ये पूर्ण रूप से अर्धपूर्ण हो गया, 1 2 3 4 5, अब ये अर्धपूर्ण हो गया। अब अगर हम Mn3+ बनाएं तो हम अर्धपूर्ण से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और अर्धपूर्ण से पीछे ही बता के आए अभी, अर्धपूर्णित कोश से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो ये d4 जो बनेगा तो ये कम स्थायी होगा, अर्धपूर्ण से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाता है। अब बात करते हैं Fe की, तो Fe26 होगा आर्गन 18 4s2 3d6। Fe2+ ले जाएंगे तो आर्गन 18 3d6। 3d6 का मतलब है कि अभी Fe2+ में डी कोश में जब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन को लगातार रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अब यहाँ Fe3+ जब बनाएंगे तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स,
ये 3d5 हो जाएगा। 3d5 का मतलब अर्धपूर्ण हुआ। तो देखिए इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही हमें आंसर मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 है और 3d5 अर्धपूर्ण है, और अर्धपूर्ण से हम क्या बना रहे हैं, अपूर्ण बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, Mn2+ से जब Mn3+ बनाएंगे तो अर्धपूर्ण से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसकी तृतीय आयन एंथैल्पी क्या होगी, उच्च हो जाएगी। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, Fe2+ है। Fe2+ का मतलब क्या हुआ कि 3d6 है। 3d6 क्या बना रहे हैं, जब Fe3+ बना रहे हैं तो यहाँ 3d6 से क्या आएगा, 3d5 आएगा। 3d5 का मतलब क्या है, ये अर्धपूर्ण हो गया। तो यहाँ 3d6 से जब 3d5 आएगा तब ये अर्धपूर्ण बन रहा है। और यहाँ पर क्या है, Mn2+ पहले से अर्धपूर्ण है, और किसी अर्धपूर्ण से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा कठिन होता है। अर्धपूर्ण उपकोष से इलेक्ट्रॉन निकालना अधिक कठिन होने के कारण Mn2+ की तृतीय आयन एंथैल्पी जो होगी वो क्या हो जाएगी, उच्च हो जाएगी। जबकि यहाँ पर Fe2+ में क्या है, 3d6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन को, प्रथम इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, जिससे तृतीय इलेक्ट्रॉन निकालना सरल हो जाता है या आसानी से निकल जाता है कम आयन एंथैल्पी के कारण। इसलिए जो है Fe3+ बनने पर ये क्या होगा, अर्धपूर्ण हो जाएगा। जब अर्धपूर्ण होगा तो अधिक स्थायी होगा। तो Fe2+ से Fe3+ बनने पर यह अर्धपूर्ण हो रहा है, और Mn2+ में पहले से अर्धपूर्ण है। तो ये इसका आंसर हो गया कि क्या कारण है कि Mn की आयन एंथैल्पी बहुत उच्च होती है, क्योंकि ये अर्धपूर्ण Mn2+ एक अर्धपूर्ण Mn2+ का बाय 3d5 कोष अर्धपूर्ण होता है, जिससे तृतीय इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए इसकी तृतीय आयन एंथैल्पी बहुत उच्च होती है। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है Fe की तृतीय आयन एंथैल्पी का मान द्वितीय आयन एंथैल्पी से कम होता है। तो उसका कारण ये होता है कि Fe2+ के 3d6 उपकोष में प्रथम इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, जिससे प्रतिकर्षण के कारण तृतीय इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए द्वितीय इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिससे इसकी तृतीय आयन एंथैल्पी का मान जो है कम हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा इसको स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि Fe3+ बनने पर हमें अर्धपूर्ण उपकोष प्राप्त हो रहा है। जहाँ पर अर्धपूर्ण उपकोष प्राप्त होगा वहाँ एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन भी यही है, क्या कारण है कि Mn की आयन एंथैल्पी तृतीय आयन एंथैल्पी उच्च जबकि Fe की तृतीय आयन एंथैल्पी कम होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आंसर छुपा हुआ है, क्योंकि Mn2+ की उच्च इसलिए है तृतीय आयन एंथैल्पी क्योंकि अर्धपूर्ण से इलेक्ट्रॉन निकालना है, और Fe2+ की तृतीय आयन एंथैल्पी कम इसलिए है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 3d6 में पहला इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहा है, इसलिए एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसका ट्रेंड्स हो गया, ट्रेंड्स समझ लें, और इसके आधार पर ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर हमने तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बताए। इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आयन एंथैल्पी का लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स देखते हैं कि जो हमारे पास जो श्रेणियाँ पढ़ी थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड व फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में, जिसमें से हम मुख्य रूप से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का अध्ययन करते हैं, क्योंकि फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी रेडियोएक्टिव व अस्थायी होते हैं। तो देखा यह गया कि जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों की जो आयन एंथैल्पी के मान जो होते हैं वो प्रथम और द्वितीय संक्रमण श्रेणियों की तुलना में बहुत ही उच्च होते हैं। तो उसका कारण हम लोग स्टूडेंट्स समझते हैं क्या होता है। देखिए, जो तीसरी संक्रमण श्रेणी है, इस श्रेणी के जो तत्व होते हैं, ये तत्व लैंथेनाइड से, इनमें पहले तो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व आएंगे, और लैंथेनाइड श्रेणी के जब तत्व होंगे तो इनका इलेक्ट्रॉन जो होगा 4f में प्रवेश करेगा। अब मान लिया 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 ऑर्बिटल हैं। ये हमारे पास 6 ऑर्बिटल हैं, 5 एंड 6। अब इलेक्ट्रॉन हमें इस इलेक्ट्रॉन जो है, जो 4 लैंथेनाइड या 4f श्रेणी के इलेक्ट्रॉन होंगे, उनमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और यहाँ पर 4f श्रेणी के इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा d में, ये होगा 4f, ये होगा 5d और ये होगा 6s। ठीक है, तो होता क्या है कि 4f में पहले से इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब 5d में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखा यह गया है कि जब
4f में पहले से इलेक्ट्रॉन है, 5d और 6s में बाद में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बीच जो शील्डिंग इफेक्ट या आवरणीय प्रभाव होता है उसका मान थोड़ा सा कम हो जाता है। थर्ड संक्रमण श्रेणी में तत्वों में 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के बाद, पहले नहीं प्रवेश करेंगे, पहले 4f में पहले से इलेक्ट्रॉन है, फिर 5d और 6s और 5d में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, जिससे यहाँ पर प्रतिकर्षण का प्रभाव जो होगा वो कम होगा, जिससे आवरणीय प्रभाव कम हो जाएगा। और आवरणीय प्रभाव जब कम होता है तो नाभिक का आकर्षण बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर 5d और 6s के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक आकर्षण बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। नाभिक का आकर्षण जैसे जैसे बढ़ेगा तो प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ जाएगा, और नाभ की आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान बहुत उच्च हो जाएगा, जिससे आयनन एंथैल्पी जो होगी, आयनन एंथैल्पी आई का मान जो होगा वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए सबसे उच्च होता है। तो आयनन एंथैल्पी अगर हम देखेंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, फिर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है और फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। तो इन सभी ट्रांजिशन सीरीज में फर्स्ट से थर्ड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों की आयनन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, और सेकेंड से थर्ड संक्रमण तत्वों की आयनन एंथैल्पी सबसे उच्च होती है। तो कारण अगर लिखेंगे तो कारण यही होता है कि थर्ड संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन पहले 4f में प्रवेश करता है, फिर 5d और 6 में जाता है, जिससे आवरणीय प्रभाव का मान कम होने से संयोजी कोश जो होते हैं 5d और 6, इन पर नाभिक का आकर्षण बहुत प्रबल होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाता है। अब कठिन होने से क्या होगा, आयनन एंथैल्पी सबसे उच्च हो जाती है। और जो थर्ड श्रेणी जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में है तत्व इरिडियम होता है। इरिडियम की आयनन एंथैल्पी सभी फर्स्ट सेकेंड व थर्ड संक्रमण श्रेणियों में सबसे उच्च होती है। ये भी याद कर लें, श्रेणियों में क्या होगी, सबसे उच्च होती है। तो ये हो गया जो है आयनन एंथैल्पी का पॉइंट नंबर 7। ये पॉइंट्स तो नहीं आते हैं, लेकिन पॉइंट से संबंधित जो हमने क्वेश्चन बताए छोटे, ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें, इनसे संबंधित क्वेश्चन पेपर में आते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम आयनन एंथैल्पी के सबसे लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आयनन एंथैल्पी के आधार पर संक्रमण तत्वों के यौगिकों का ऊष्मीय स्थायित्व की व्याख्या। ऊष्मीय स्थायित्व मतलब है वो यौगिक, उस संक्रमण तत्व के यौगिक कितने अधिक स्थायी होंगे, इसकी व्याख्या करने के लिए बताया गया है कि कोई भी संक्रमण तत्व से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालने के जो आवश्यक एनर्जी जो होती है उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। जब कोई भी संक्रमण तत्व इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो निकालने के बाद उस पर जो आवेश आएगा वो आवेश उसका आक्सीकरण अवस्था क्या संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो ये प्रथम आयनन एंथैल्पी हो गई, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस आयन से निकाला गया तो ये द्वितीय आयनन एंथैल्पी हो गई। अब यहाँ पर यदि इन दोनों आयनन एंथैल्पी का योग जितना कम होगा, इन दोनों आयनन एंथैल्पी का योग जितना कम होगा, उस धातु के यौगिक उस विशिष्ट आक्सीकरण संख्या के लिए उतने ही अधिक स्थायी होंगे। ये लिखा हुआ है कि संक्रमण तत्वों को एक विशिष्ट आक्सीकरण संख्या प्राप्त करने के लिए, एक विशिष्ट आक्सीकरण संख्या, जैसे मान लीजिए +2 प्राप्त करना है, आवश्यक आयनन एंथैल्पी का योग का मतलब प्रथम आयनन एंथैल्पी द्वितीय आयनन एंथैल्पी का योग जितना कम होगा, उस धातु के यौगिक का उस विशिष्ट आक्सीकरण संख्या के स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। इसको अगर बेहतर तरीके से समझना है तो एक उदाहरण दिया गया है क्वेश्चन के फॉर्म में। क्या कारण है कि Ni सेकेंड यौगिक Pt सेकेंड की तुलना में अधिक स्थायी हो, जबकि Ni फोर्थ यौगिक Pt फोर्थ की तुलना में कम स्थायी हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि Ni सेकेंड जब यौगिक हैं तो Pt सेकेंड की तुलना में अधिक स्थायी हैं, लेकिन जब Ni+4 आक्सीकरण अवस्था में जाएगा तो उसके यौगिकों का स्थायित्व जो होगा Pt+4 यौगिकों की तुलना में कम हो जाएगा। तो इसको भी इसी प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास Pt एक परमाणु है गैसीय अवस्था में और उसके बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो Pt आयन बन जाएगा। ये Pt आयन बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। Pt आयन से
Pt आयन से जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Pt2+ आयन बन गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इन दोनों आयन एंथैल्पी का योग करेंगे तो आएगा IE1 + IE2 होगा। ऐसे ही हम Ni के लिए निकालेंगे। Ni का गैसीय अवस्था में परमाणु है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये प्रथम आयन एंथैल्पी हो गई इसकी, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा इसके आयन से तो ये हो गई Ni2+ बन जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब ये IE2 हो गया। अब यहाँ पर इसका भी आयन एंथैल्पी का योग किया गया, I = IE1 + IE2। तो क्या देखा गया कि Ni की जो आयन एंथैल्पी थी, Ni की आयन एंथैल्पी का योग, Ni की आयन एंथैल्पी का योग Pt की आयन एंथैल्पी योग से कम है। मतलब दोनों की आयन एंथैल्पी निकाली गई, Ni की भी आयन एंथैल्पी निकाली गई Ni2+ की, और Pt2+ की आयन एंथैल्पी निकाली गई। ठीक है, तो दोनों की जो आयन एंथैल्पी निकाली गई तो देखा गया आयन एंथैल्पी का जो योग था वो Ni के लिए कम था और Pt के लिए ज़्यादा था। तो लिखा हुआ है कि आयन एंथैल्पी का मान जितना कम होगा उस धातु के यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या के लिए स्थायित्व उतना अधिक हो जाएगा। तो देखा गया कि Ni की प्रथम और द्वितीय आयन एंथैल्पी का योग, Ni की प्रथम व द्वितीय आयन एंथैल्पी का योग Pt के प्रथम व द्वितीय आयन एंथैल्पी के योग से कम होता है। तो योग कम होगा तो स्थायित्व ज़्यादा होगा। तो ये आधा आंसर हो गया तुम्हारा। इसके बाद कह रहा है कि जबकि Ni4 यौगिक जो होंगे वो Pt4 की तुलना में कम स्थायी होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब Pt की 4 आयन एंथैल्पी निकाली जाए, चारों आयन एंथैल्पी का योग किया जाए, I1 + I2 + I3 + I4। अब Pt जो होगा +4 फॉर्म में आएगा। ऐसे ही Ni की चारों आयन एंथैल्पी निकाली जाए, Ni की भी चारों आयन एंथैल्पी निकाली जाए, IE1, IE2, IE3 और IE4। अब इनका योग देखा जाए तो जब इनका योग देखा गया तो यहाँ पर Ni4+ आयन बनाएगा तो इसकी आयन एंथैल्पी का योग Pt4 की आयन एंथैल्पी के योग से अधिक हो गया। अब Ni की जब फोर्थ ऑक्सीकरण अवस्था होगी तो आयन एंथैल्पी का योग बढ़ जाएगा Pt की तुलना में, और जब योग बढ़ेगा तो इस ऑक्सीकरण अवस्था में इसके यौगिक का स्थायित्व क्या होगा? घट जाएगा। और Pt की फोर्थ अवस्था में आयन एंथैल्पी का योग कम हो गया, इसलिए इसका स्थायित्व बढ़ गया। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि यदि आयन एंथैल्पी का योग बढ़ता है तो स्थायित्व घटता है, आयन एंथैल्पी का योग घटेगा तो स्थायित्व बढ़ जाएगा। तो आज स्टूडेंट्स हमने डी ब्लॉक या संक्रमण तत्वों की आयन एंथैल्पी से बनने वाले बहुत से क्वेश्चंस के बारे में स्टडी किया है। अगर ये वीडियो स्टूडेंट्स अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार से आप लोगों को अन्य वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे, और एक लाइक कर दें जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। थैंक यू।